कैसे हैं आप लोग? और असाइनमेंट जो है वो पूरा हुआ या नहीं? अरुण, अरुण सुन पा रहे हो? गौरव, यस सर। हो गया ट्रिगो वाला असाइनमेंट पूरा? यस सर। डाउट्स नहीं है आप लोगों के? कोई डाउट नहीं था? सर सर वो है ना, कल भेजते हैं सर, वो थोड़े से रह रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट करो, कल डिस्कस करेंगे, फिर कुछ आज पढ़ा देता हूँ मैं आज। इशिता, इशिता, यस सर। ट्रिगो का क्वेश्चंस कर लिए सारे जो असाइनमेंट दिया था आपके पास? प्रॉब्लम्स नहीं आई आपको कुछ? नहीं सर। सारे क्वेश्चन कर लिए? नहीं सर, थोड़े से रह रहे हैं अभी। तो कल जो है आप सब लोग डाउट लेके बैठेंगे, जिसकी जितनी प्रॉब्लम हुई। 150 क्वेश्चन थे यार, अच्छा किया तुम लोगों ने कर लिया। फिर जेसिका, यस सर। हो गए क्वेश्चन? हो गया। बताओ। तो कल आप लोग सब लोग डाउट अपने भेज दोगे अरेंज करके, फिर जो है कल डाउट सेशन ले लेते हैं। आज रेट मेजर पढ़ा देता हूँ आगे। और एक मिनट शुभम, वेट करो। बताओ शुभम। सर ट्रिगो ही करवा देते हैं क्वेश्चन एग्जांपल। थोड़ा थोड़ा सिलेबस पे आगे बढ़ने के अचानक से जो है छोटा सा टॉपिक है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं वैसा उसमें सीखने लायक। 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे तो इससे क्या होगा, हो जाएगा। एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन कर लेने बस, बहुत ज़्यादा है नहीं। और कल जो है आपके डाउट ले लेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने होंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे आपको ट्रिगो का। यहाँ से आ जाते हैं हम। क्या हमारा एक टॉपिक है बहुत छोटा सा, बेसिकली ऐसा कुछ आता नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस पे, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन है किसकी? डेरिवेटिव की, रेट ऑफ चेंज। यही सीखा था हमने कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 कनेक्टेड टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज है और एक अप्रोक्सीमेशन है, जो आपको बेसिकली तो मूड के लिए पढ़ना है, इसमें कुछ होता नहीं। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। एक आपके पास इक्वेशन है, आपने इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट किया तो वाई के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होगा? डेल्टा वाई। और एक्स के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होगा? डेल्टा एक्स। ये हमारी 2 इक्वेशंस हो गई। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज डेल्टा वाई। और राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसी डेल्टा एक्स को आप एच बोलते थे। दोनों साइड हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स लिख लो। और फिर इसको आप एफ एस एक्स लिख सकते हैं। शायद आपसे पूछा जाए कि भाई डेल्टा है क्या, तो आपको पता है कि डेल्टा एक बहुत स्मॉल सी क्वांटिटी है, तो हमने लिखा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स लिख देते हैं ऐसे। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज है, ये स्लोप है, तो इसको आपने डी बाई डी एक्स लिख दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई के चेंज करने से एक्स में कितना फर्क पड़ा, क्योंकि ये वाली कहानी है। हमारे पास 2 पॉइंट थे, ये पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स है और एफ एक्स है, और ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको टेंजेंट बनाना है आपने, इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, तो ये टेंजेंट बन जाएगा। और टेंजेंट जब बन जाएगा तो इस मोमेंट पे इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज इसी को बोलते थे हम। इसी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हम क्या बोले? तो डेल्टा वाई जो है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई है, और डेल्टा एक्स क्या है? अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एक्स, क्योंकि वो एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ था।
और ये y से y प्लस डेल्टा y हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है, इनका जो रेशियो है उसी को हमने रेट ऑफ चेंज बोला और यहाँ से हमें निकालना है। बाकी आपको पता है कि इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, आपको पता है इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या है कि भाई इस पे किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जैसे बोला जाए कि एक आपके पास ये सर्कल है और इसका रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में जो है वो चेंज होता रह रहा है, ये इसका रेडियस, इसका मतलब आपके पास गिवन है dr/dt दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक और अच्छी बात कि जब आपका फंक्शन जो है अप्रॉक्सीमेट चेंज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, आप डिक्रीज कर रहे होगे, और जब भी ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आप इंक्रीज कर रहे होगे। तो इंक्रीज डिक्रीज वाली ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है कि भाई इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज हम नेगेटिव लेंगे। dr/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बिल्कुल एक नेचुरल सा प्रोसेस बताता हूँ कि एक किसी पॉइंट के अंदर आपने पत्थर मार दिया तो जो वेव्स पैदा हो रही है वो सर्कुलर वेव पैदा हो रही है, जहाँ पत्थर गिरा वहां से एक छोटी वेव निकली, धीरे 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 वो सर्कल जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये इसका रेडियस चेंज होता जा रहा है। उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट द मोमेंट when the radius is equal to 5 centimeter, when radius is equal to 5 centimeter। तो हमें करना क्या है, हमारे पास ये गिवन है और एक का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें एरिया और रेडियस के बीच का रिलेशन निकालना है। तो एरिया और इसके बीच का रिलेशन आपको पता है, 10 से बढ़ते आ रहे हो, अगर सर्कल है तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे फिर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर dr/dt। dr/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये कितना आ गया 4 पाई आर। हमें किस मोमेंट पे निकालना है, तो dA/dt एट द मोमेंट व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने पुट किया r की वैल्यू तो कितना आ गया, ये 20 पाई। वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 या 22/7 लिखने की जरूरत नहीं। 22/7 तभी लिखोगे जब प्रॉपर्ली कट हो रहा होगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो वैल्यू होती नहीं। अब यहाँ पे देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया किस रेट से चेंज होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट का ख्याल रखना है, दिस इज 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि यहाँ सर कुछ ये चीज़ समझ में नहीं आई। फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तो यही है कि रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है और ऐसी एक चीज़ सीखनी है आपको एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन की। तो ये जो फालतू के चैप्टर है जब तक आपका टेस्ट हो रहा है उससे पहले पहले ये सब छोटे छोटे कर लेते हैं, क्योंकि 3 ही टॉपिक है जो IITJ में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक है टैन नॉर्मल, दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन जो है इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम वो कंबाइंड है, और तीसरा है आपका रॉलेस थ्योरम एंड एलिमिटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो उस पर ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये तो स्कूल लेवल की चीज़ है और ये आपको निकालना है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक सर्कल का रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, dr/dt वो डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखती है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा एट द मोमेंट व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, C फॉर सर्कमफेरेंस एंड A जो है वो आपका एरिया है। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू एरिया फाइंड आउट करना है। निकालिए जरा। Find the rate of change of circumference with respect to area. सिद्धार्थ बताओ जी। 1/2 सेंटीमीटर इनवर्स 1/2 क्या किया है, मेरा प्रोसेस बता दो। dc/dt निकाल लेंगे और dA/dt निकाल देंगे, dr/dt कैंसिल हो जाएगा, वो 1/r आ जाएगा। सो उसका ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आपने करना क्या है कि आपको अगर इसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो आपने सबसे पहला काम किया कि सर्कमफेरेंस निकाला। सर्कमफेरेंस जो होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर। यहाँ से आपने dc/dt निकाला तो dc/dt हमारे पास आ गया, दैट इज 4 पाई dr/dt और dr/dt है दैट मीन दिस इज इक्वल टू -12 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर एरिया के लिए हमने लिखा तो एरिया जो है वो हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से निकाल लिया dA/dt, पैरामीट्रिक फंक्शन बना लिया, दैट इज 2 पाई आर dr/dt। 2 पाई आर dr/dt जो है वो हमारे पास आ गया फाइनली कितना, -6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
और फाइनली हमें डी सी बाई डी ए निकालना था, तो डी सी बाई डी ए इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी ए बाई डी टी। तो डी सी बाई डी टी हमारे पास क्या है, दैट इज -12 पाई, और ये कितना है -6 पाई, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 बाई आर। और किस मोमेंट पे निकालना था, तो डी सी बाई डी ए या द मोमेंट व्हेन आर इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास आ गया +2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ख्याल रखोगे, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। चलिए, अरुण का है, प्रशांत सर जूम चल नहीं रहा है, सब चल रहा है सिवाय जूम के, अपडेट करो भाई। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसका? नेक्स्ट ईयर कनेक्टेड एंड योर कनेक्शन टू द जूम इज नॉट ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल। तो ठीक है, मैं फायरवॉल वगैरह अगर होगा आपके फ़ोन में तो भी नहीं चलेगा। अब देखिए कब तक ये जूम चलता है, जब तक कोई इंडियन प्लेटफॉर्म आएगा तब तक तो यही चलेगा। अभी तो अभी सरकार के जो भी इश्यूज हैं वैसे ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। द two equal sides of an isosceles triangle with fixed base, and the base is B, are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when two equal sides are equal to base? 2 मिनट का टाइम है, ट्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद सिखाता हूँ। कहानी यही है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके 2 इक्वल साइड्स हैं, एबी और एसी। वो इक्वल तो है लेकिन वेरिएबल है, और वो डिक्रीज भी कर रहे हैं। किस रेट से डिक्रीज कर रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब आपके पास गिवन है dx by dt इज -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने बोला कि आपको याद रखना होगा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का, नहीं तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। डिक्रीजिंग है तो रेट ऑफ चेंज आपका नेगेटिव होगा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द मोमेंट व्हेन द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस ऑफ द दिस, दैट मींस x इज इक्वल टू b पे इसका आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले तो एरिया के लिए हम करें, ये x है, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। तो ये जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x² - b²/4, बाई 2 हमने लगा दिया। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ into base into height, and the height is x²
minus b square by 4. Now we have to find out dA by dt. हमें क्या निकालना है? dA by dt. अब dA by dt क्या हो गया? b by 2 तो कांस्टेंट है, इससे कहा निकाला अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 एंड अगेन एक्स स्क्वायर का 2x बी स्क्वायर माइनस 4, वो हमारा 0 हो गया. ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास जो बचा वो फाइनली bx अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, हम चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे या ये छोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dA by dt एट द मोमेंट when x is equal to b. जब x की वैल्यू b होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? दैट इज b स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 2. ये देखो b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3b स्क्वायर बाई 4, और 3b स्क्वायर बाई 4 का मतलब हो गया रूट 3b, और ऊपर हमारा 2 आ जाएगा. आगे आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो. यूनिट क्या होगी हमारी? तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो. कुछ क्वेश्चंस जो है जो पार्टिकुलर टाइप के आते रहते हैं आपके बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि बता दूं. हाँ शुभम, एक मिनट रुको. हाँ बताओ. सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में dx by dt भी तो आएगा. इधर कहाँ गया? हाँ ये dx by dt भी आ गया, बिल्कुल आएगा जी. dx by dt भी लगाओगे यहाँ पे, ये -3 भी आएगा, और -3 आने की वजह से ये यहाँ पे भी -3 लगा दो. ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल सही. यहाँ लिखिए कि क्वेश्चन और है कि sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The volume sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius. How fast is the height of sand cone increasing when height is 4 centimeter? इस टाइप का 3D का कोन और इन सब का क्वेश्चन आता है. तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो डेटा के बारे में सोचेंगे, और उस डेटा से भी पहले हम एक फिगर बना लेते हैं. और फिगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोन बना लिया. ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है. हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है कि जब भी यहाँ इस पाइप से आप ये सैंड गिरा रहे हो तो ये कोन ही बना रहे हैं, और इस कोन का रिलेशन जो है वो क्या है? तो यहाँ देखिए कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. तो हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई. दूसरी है कि भाई सैंड किस स्पीड से हम गिरा रहे हैं, वो रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो बहुत बारी आप यूनिट्स dV अपॉन dt, और ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है. 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया. और हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है dH by dt एट द मोमेंट व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब वॉल्यूम और उसके बीच का हमें कनेक्शन चाहिए, और वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 πr²h. और हमें dH by dt निकालना है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फंक्शन ऑफ h रहे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है. तो r की वैल्यू हमने 6h ले ली. r की वैल्यू 6h ले लेंगे तो 1/3 ये पाई r² की जगह हम लिख देंगे 36h², और ये h तो था ही हमारे पास. फाइनली वॉल्यूम जो है वो हमारा आ गया 12 πh³. अब dV by dt निकालें, ये आ गया हमारे पास 36 πh² dH by dt.
dv by dt की वैल्यू आप पुट कर दो. dv by dt हमारे पास क्या है, दैट इज 12 यहाँ पुट कर दिया. दिस इज 12/36 पाई into h स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया dh by dt. तो dh by dt एट द मोमेंट व्हेन h इज 4, तो आपको यहाँ पुट कर देना है. ये 12 से कट के 3 आ जाएगा. तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/3 पाई h स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है 4 स्क्वायर है. और यूनिट आपको पता ही है, यूनिट क्या होती है हाइट की, सेंटीमीटर. और किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में. तो ये आपने निकाल लिया. कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे थोड़े से कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square is equal to 8x plus 8 for which the x coordinate and y coordinate change at the same rate. दोनों सेम रेट से चेंज कर रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं नहीं पता, हम टाइम मान के चल लेते हैं. तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिली वो ये है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y. हम इसको ऐसे बोल सकते थे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारा 1 है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास गिवन है y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 8. हमने इसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में. 2y dy बाई dt दैट इज इक्वल टू 8 dx बाई dt. dx बाई dt और dy बाई dt इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गया. y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4. आपको पॉइंट चाहिए, इसका मतलब पॉइंट जो है वो क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट निकल गया. तो अब आपको कहाँ पुट करना चाहिए, यहाँ पे. तो x कोऑर्डिनेट निकले तो आपने लिखा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8. ये 16 आया. 16 माइनस 8 8. 8x इज इक्वल टू 8. तो x की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1. तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है 1,4 जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ x एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y दोनों इक्वल है. ठीक है. अब यहाँ पे दो चार चीज़ें समझने वाली हैं. एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद उस पर आ जाऊँगा कि जो चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट होंगी वो क्या होंगी, क्योंकि थोड़ा सा कमर्शियल मैथमेटिक्स इसमें वो मिला देते हैं. एक क्वेश्चन और ये ले लेता हूँ मैं, बाकी एनसीईआरटी आप कर लेना, हो जाएगा. अ मैन 2 मीटर टॉल walks at the rate of 5/3 meter per second towards a street light above the ground. Towards light या लैम्प पोस्ट कुछ भी लिखना है, which is 16/3 meter above the ground. At what rate? At what rate is the tip of his shadow moving and the second part इसमें एक और है कि at what rate is the length of shadow changing when he is 10/3 meter from base of the light. मैं चाहूँगा एक बार आप लोग ट्राई करें और फिर इसका जो कॉमर्शियल पार्ट है वो कर लेंगे, और फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम कल डिस्कस कर लें ट्रिको के बाद, या परसों डिस्कस कर लेंगे. एक बार ट्राई करो आप लोग.
किसी ने ट्राई किया? देखिए क्या है, ये एक लैम्प पोस्ट है। ए भी हमने लैम्प पोस्ट ले लिया, सी डी उस बंदे को ले लिया, बी डी उसने जो डिस्टेंस टेबल किया वो ले लिया, और डी जो है उसकी जो शेडो फॉर्म होगी वो ले लिया। वो चलता जा रहा है तो शेडो की भी लेंथ चेंज होती जा रही है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जो लेंथ है लाइट की वो है 16/3 मीटर, और जो उस बंदे की हाइट है वो हमारे पास 2 मीटर है, और जो स्पीड है वो हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब dx बाई dt गिवन है। इस स्पीड से वो आगे चलता जा रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है? तो dy बाई dt निकालनी है। कब निकालना है dy बाई dt? तो उसने बोला कि पहले द टिप ऑफ इज शैडो मूविंग, और फिर उसने बोला है कि भाई शैडो किस लेंथ से चेंज हो रही है, तो dy बाई dt निकालना है। वो कब निकालना है? किस मोमेंट पे? तो व्हेन x इज इक्वल टू 10/3 मीटर। टिप तो ये है, ये कैसे मूव करेगा? तो यहाँ से यहाँ ऐसे चलता जाएगा। वो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। अभी तक तो क्या था, हमारे पास फॉर्मूले मिल जाते थे, क्योंकि 2D या 3D डायमेंशनल कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता था। यहाँ पे हम क्या करें? तो यहाँ पे हमने लिखा कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। कौन सी सिमिलरिटी? तो ए सिमिलरिटी है। इससे क्या फायदा हुआ हमें? तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DE। और टिप के लिए ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे कि A अपॉन C। तो ए भी क्या है आपके पास? 16/3 है। सी डी क्या है आपके पास? दैट इज 2 है। तो 16, 3 into 2 ये कैंसिल आउट हुआ, ये 8 आ गया। बी क्या है आपके पास? दैट इज x प्लस 5। और ये क्या है? डी क्या है? दैट इज 5। तो यहाँ से आपके पास वो रिलेशन आ जाता है, दैट इज 8y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। इसको टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करोगे। अब तो आसान है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसका सिर्फ ये वाला पार्ट जो था वो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि यहाँ रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लैडर वाले आएंगे, वो स्लाइड कर रहा होगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो वहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करने का है? पाइथागोरस लगा देना है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों हाइट जो है, हाइट और डिस्टेंस जो होगा उसके लैडर के बेस बेस का वो वॉल से धीरे धीरे चेंज कर रहा है, तो एक्स और वाई चेंज करेगा, लेकिन लैडर की जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी। तो अगर लैडर जो है वो 5 या 12 या 13 जितने भी सेंटीमीटर का है, तो वहाँ के लिए रिलेशन आपके पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 या 5 स्क्वायर। आगे तो रिलेशन है, तो नॉर्मल से डिफरेंशिएशन आप करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन हम आते हैं इस पे कि हमें कुछ टर्मोलॉजी उसकी सीखनी है बिजनेस मैथमेटिक्स की। तो उसमें एक सबसे पहले आएगा दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो अगर वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो वो a प्लस bx की फॉर्म में होगा। इसमें एक को आप क्या बोलते हो? फिक्स कॉस्ट, और इसको आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप एक छोटे से सब्जी की दुकान भी खोल रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? रूम रेंट देना होगा, उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, आपने 2 लड़के रखे हैं, उनकी सैलरी होगी, आपकी दुकान चले ना चले, आपका प्रोडक्ट बिके ना बिके, आपको ये सारी चीज़ें देनी होंगी। बिजनेस में उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब है जब प्रोडक्शन जीरो हो जाए। दूसरी चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है कि आप आलू प्याज कुछ भी बेच रहे हो तो पर केजी के हिसाब से आएगा वो। तो बी उसकी अगर प्राइस हो गई, आपने 5 किलो आलू मंगाए तो 20 बी रुपीज़ आपके चले 5 बी रुपीज़ चले जाएंगे। 10 केजी मंगाए तो 10 बी रुपीज़ चले जाएंगे। तो वो तो जितना जितना आप प्रोड्यूस करोगे या जितना आप परचेज करोगे उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। तो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा, वो फिक्स कॉस्ट के साथ चेंज नहीं होगा। तो जब भी आपके पास सबसे सिंपल है, आप फिक्स कॉस्ट कैसे खत्म हो सकता है? इंडिया में खत्म हो जाता है फिक्स कॉस्ट कि आपको फल बेचना है, उस बंदे ने सर पे टोकरी रखी और उसने घूम घूम के बेचना शुरू कर दिया, तो फिक्स कॉस्ट उसका जीरो हो गया। ना उसको लाइट की जरूरत है, ना उसको रूम रेंट देना पड़ रहा है। जब वो घूम घूम के बेचेगा और पैदल चलेगा तो उसका फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। अदरवाइज वो ट्रैक्टर पे या किसी गाड़ी के ऊपर जा रहा है तब भी उसका फिक्स कॉस्ट जितना घूम रहा है उसके हिसाब से उसके खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो लीनियर होता है और जरूरी नहीं कि आपका कॉस्ट फंक्शन लीनियर हो।
इसके बाद से हमारे पास आता है एक फंक्शन, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? तो एवरेज कॉस्ट इज एसी। एवरेज कॉस्ट की मीनिंग क्या होगी? दैट इज कॉल्ड प्राइस पर यूनिट। क्या बोलते हैं? प्राइस पर यूनिट। तो आप क्या करोगे, जो टोटल आपकी कॉस्टिंग आई थी इस बिजनेस में और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं वो आपने उससे डिवाइड कर दिया, तो ये प्राइस पर यूनिट आ गया। बड़ा इसको समझने की जरूरत है। मान लो कि आपके पास आपकी दुकान सबका छोटा सा एक फिगर लेते हैं, 100 रुपये खर्च होते हैं जो आपका फिक्स कॉस्ट है, और 5 रुपये के उससे आपने 10 किलो कुछ खरीद लिया है, 50 रुपये, टोटल आपके पास 150 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आपने खरीदा कितना है? 50। तो अभी तो अब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो मिनिमम आपको 15 रुपीज पर केजी अब आ गया, वो उसकी कॉस्टिंग आ गई। तो प्राइस पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट होता है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, मंगाओगे, उससे आप डिवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जो हमारे पास लार्ज प्रोडक्शन जहां भी होगी वहां पे आपका ये चीज कम होता जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस, दैट मींस टीसी बाई टीएक्स। अब इस चीज को आराम से सोचो, बिल्कुल आपकी समझ में आएगी कि एक कप चाय बनाने में जितनी गैस खर्च होती है, आप 2 कप बनाए तो उसका डबल नहीं होगा, 3 कप बनाए तो उसका ट्रिपल नहीं होगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे उसके रेट कम होते जाएंगे। इसका मतलब लार्ज प्रोडक्शन पे कॉस्टिंग कम आती है। और यही सारी चीजें जो भी कंट्रीज करती हैं वहां पे चीजें आपकी सस्ती मिलेंगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ आइटम ज्यादा प्रोड्यूस किए, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है, आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वो ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो धीरे 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 वो हमारे पास कम हो जाएगा। तो हमारे सीखने की चीज क्या है? तो सीखने की चीज ये है कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इट मे बी इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है लीनियर होता है, जो कमर्शियल टर्म में बोलते हैं। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जाए मैक क्या है, तो आप बोलोगे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब पूछो मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे? दैट इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स ऑफ एसी। इसको क्या लिखोगे? इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स अपॉन एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि कॉस्ट फंक्शन गिवन है किसी बिजनेस का, दैट इज 2 + 3x² - x³। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल है आपके लिए, आपकी बात ये समझ में आ गई कि हम मार्जिनल कॉस्ट की मीनिंग क्या है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। किस मोमेंट पे निकालना है? व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो आपने डिफरेंशिएट किया, ये 6x - 3x² एट द मोमेंट व्हेन x इज इक्वल टू 1, यहाँ पुट कर दिया 6 - 3 दैट इज 3। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे है? कॉस्ट पर रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। हाँ शुभम बोलो। सर ये dCx/dx है ना, हम्म, तो ये x क्या है? मतलब कि x मतलब कि जितने प्रोडक्ट हाँ, ये बने नंबर हैं ऑफ ऑब्जेक्ट जितने प्रोड्यूस किए हैं वो है x। तो स्मॉल चेंज इन x मतलब हाँ, तो वही चीज है कि अगर x में स्मॉल चेंज आप करोगे तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा बनाएंगे फिर। थोड़ा सा नहीं बनाएंगे, फिजिक्स में ना चला जाए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इसमें है कि जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे देखो छोटी सी बात समझो, अभी चाय वाली कहानी समझाई। अब एक काम करते हैं, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे 1 रुपए की एक चौक बनाई है, ठीक है, प्रोड्यूस की है, उसका लागत खर्चा हमारा 1 रुपया आया, और जो दुकान उकान ली उसका खर्चा आया मेरे पास 1000 रुपया। तो मेरे लिए इस कॉस्ट की कीमत है 1001, और मुझे मजबूरी में बेचना पड़ रहा है ये कॉस्ट 1.5 रुपए का, और फिर भी मेरे को समस्या है। तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि चलो 1000 रुपया खर्च हुए, मुझे फिक्स कॉस्ट था महीने का, और मैंने जो है 1000 ही या 5000 में चौक बना लिया। तो 5000 का कच्चा हुआ होगा, टोटल खर्च टोटल कितना आ गया हमारे पास? 6000। अब मैं देखूं कि भाई कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, तो इसको 5000 से आप डिवाइड कर दो, देखिए कॉस्ट क्या आ रही है आपकी 6/5। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन अगर 5000 था, ये 10,000 करते, एक दिन में 1 लाख बनाने लगे, तो 1 रुपया इसका आएगा, और ये 1000 रुपया जो है उतने प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो धीरे 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 कॉस्टिंग कम होती जाएगी। अब 1 रुपये का बनाया तो 1 रुपये 5 पैसे का भी मैं बेच सकता हूँ। सर दोबारा बता दो एक बार। भाई 1000 रुपीज आपका फिक्स खर्च है, ये आपने कोई रूम लिया है, ये फैक्ट्री आपने लगाई है, छोटा सा अमाउंट लेते हैं, कैलकुलेशन में टाइम खराब करेंगे। और एक चौक बनाया आपने, जो नॉर्मल बोर्ड का चौक होता है, एक ही प्रोड्यूस किया पूरे महीने में, तो पूरे महीने का खर्चा कितना हो गया आपके पास? 1001। तो उस कॉस्ट, उस ऑब्जेक्ट की कीमत कितनी हो गई आपके लिए? 1001 रुपये। आपके लिए 1001 रुपये है, दुनिया के लिए कुछ भी, कॉमर्स की टर्म में। तो आपने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है, मैंने 5000 चौक बना लिए, 1 रुपया उसकी कॉस्टिंग आ रही थी, तो 5000 रुपये, 5000 टोटल चौक बनाए, तो 5000 तो मुझे बनाने में लग गए, और 1000 रुपया जो फिक्स कॉस्ट था वो हमारा था ही, तो 5 + 1 6000, इतने रुपीज मेरे महीने के खर्च हो गए। अब हमने बना लिए हैं कितने? 5000 चौक। तो अब हर चौक की कॉस्टिंग क्या आ रही है? तो ये टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट, और ये 5000 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपने डिवाइड किया, तो 6/5, 6/5 मतलब रुपीज 1.2। अब 1 रुपया 20 पैसे का एक चौक आपको पड़ रहा है, आपने 1 रुपया 21 पैसे का भी बेच दिया, तो आप अच्छा खासा कमा लोगे, और कॉम्पिटिटिव रेट भी हो जाएगा। इसलिए बोला कि भाई पॉइंट्स में जो है वो सारी चीजें वेरी करती है। क्लियर है? बोलो।
शुभम। सर हाँ सर एक वैसे होता है ना, ये तो क्लियर हो गया, पर एक और होता है ना कि जैसे कि dx by dt है उसका जब फिजिक्स में क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि dx by dt है, तो उसका अगर 5% से कम हुआ ना, जब डिफरेंशिएशन वाला तरीका लगाना है, और अगर 5% से ज्यादा हुआ ना, तो डेल्टा वाले मेथड लगाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप फिजिक्स को तो मैथ्स वो में मिक्स मत कीजिए, फिजिक्स को मैथ्स में मिक्स नहीं कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सब यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस। जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस करोगे कॉस्टिंग कम होती जाएगी, एंड दैट मार्जिन इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि दो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको कोई फिजिक्स का फंडा यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल शब्द में याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स ऑल। आपको कहीं नहीं उलझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह डेल्टा वेल्टा नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे आपको डी वाई बाई वो डी सी बाई डी एक्स निकालना है। डेल्टा लगा के यहाँ पे एक काम और करेंगे, जो डेल्टा वाली एप्लीकेशन की बात कर रहे हो उससे हम एरर एंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। वहां जब वो कर लोगे फिर आपको दोनों डिफरेंस समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज के लिए मैथ्स में आपको बस डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, ऐसी 3 टर्मोलॉजी और आएगी आपके पास, क्या क्या है, तो एक आ जाएगा रेवेन्यू फंक्शन, इसको आर एक्स बोलते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, जो भी बेच के आप पैसे कमाते हो वो रेवेन्यू। तो एक्स ऑब्जेक्ट आपने बेचे और ईच ऑब्जेक्ट की प्राइस पी है, तो रेवेन्यू फंक्शन नॉर्मली दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा, पी एक्स। भाई 5 रुपए का है, आप 5 रुपए कॉस्टिंग थी, या आपने रेट फिक्स किया कि भाई 6 रुपए का मुझे ये ऑब्जेक्ट बेच रहा है, आपने 1000 ऑब्जेक्ट बेचे, तो सीधा आप मल्टीप्लाई करोगे, इतना पैसा हुआ आप दे दो। तो ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन होता है। यहाँ पे सेम टर्मिनोलॉजी एआर निकालना हो, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, दैट इज आर एक्स अपॉन एक्स। सिमिलरली हमारे पास एम आर एक्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आप मार्केट जाते हो, एक पेन खरीद रहे हो 10 रुपए का, एक दर्जन खरीदोगे तो वो 120 रुपए का नहीं, उससे कम का मिलता है। आप 100 पेन खरीदोगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते जाते हैं, रेवेन्यू जो है उसकी इंक्रीज होगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज होगा, रेट आपको कम करना होगा। उसमें इको की बहुत सारी थ्योरी लगती है, हायर द प्राइस हायर द डिमांड, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने 10 में, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें अभी मैथ्स में। हम तो इतना ही करके चल रहे हैं कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू की मीनिंग क्या है, एवरेज रेवेन्यू की मीनिंग क्या है, और रेवेन्यू फंक्शन हमारा क्या है। तो इस पे भी सेम क्वेश्चन आएंगे कि आरएक्स आपके पास गिवन होगा और इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछ ले। 10th में पढ़ा हुआ है आपने कि प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, तो पीएक्स, प्रॉफिट फंक्शन पीएक्स होगा। पीएक्स का मतलब क्या है, जो रेवेन्यू फंक्शन है उसमें से आप कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दो। ये आपके टोटल पैसे आए बेच के, ये आपकी कॉस्टिंग थी, आपने दोनों इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचा वो आपका प्रॉफिट है। इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट, उन सब में भी उलझना नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जैसे सीखते थे वैसे यहाँ रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन है। आपसे पूछा जाए कि भाई मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा, तो एम लग गया, तो एम की मीनिंग आपको पता है कि दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पीएक्स, दैट्स ऑल। इस पे बेस पे क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आप अगर एनसीईआरटी कर रहे हो तो एनसीईआरटी विद एग्जांपल करोगे, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत इसमें है भी नहीं। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज्यादा होमवर्क भी नहीं रहा आपका। और ट्रिगो के सारे जो है डाउट जो है वो आप सब लोग को जो जो डाउट है वो सेंड कर देना, और कल मिलते हैं और आगे इसको इसके डाउट ले लेंगे, उसके डाउट ले लेंगे, पहले तो ट्रिगो वाले डाउट लेंगे और फिर टाइम बचा तो हम आगे का काम कर लेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी आप लोगों से दोबारा, और कल ये करेंगे।